हेलो बच्चों, माय ड्रीम क्लासेस के बीएससी फर्स्ट ईयर के बैच में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1 में फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में स्टडी किया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है अभी तक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ से जाके उसको पहले देख लीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं डायनेमिक्स ऑफ पार्टिकल्स। डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन ऑफ पार्टिकल्स। तो हम जानते हैं द डायनेमिक्स ऑफ पार्टिकल, इट मीन्स मोशन ऑफ पार्टिकल इज ऑफ टू टाइप। फर्स्ट वन इज रेक्टिलिनियर मोशन एंड सेकेंड वन इज सर्कुलर मोशन। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ motion. It means dynamics. First one is rectilinear motion and second one is circular motion. इसका मतलब कोई भी बॉडी दो तरह का मोशन करती है। यहाँ पे हम लोग केवल दो ही कैटेगरीज के बारे में बात करने जा रहे हैं। आगे हम लोग इसके कुछ और कैटेगरीज अदर बेसिस पे ले सकते हैं, बट यहाँ पे केवल दो कैटेगरीज है। रेक्टिलिनियर मोशन, अगर कोई बॉडी अपना पोजीशन एक स्ट्रेट लाइन में चेंज कर रहा है, या सिंपली कहें अगर कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है तो इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। एंड सेकेंड वन इज सर्कुलर मोशन। अगर कोई बॉडी किसी सर्टेन पॉइंट के अराउंड मोशन कर रहा है तब एक सर्कुलर पाथ पर, तब इस तरह के मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहेंगे। दोनों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रेक्टिलिनियर मोशन की। तो देखिए क्या होता है रेक्टिलिनियर मोशन। व्हेन ए पार्टिकल चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, इट्स मोशन इज सेड टू बी रेक्टिलिनियर मोशन। क्या मतलब निकला? यानी कि अगर कोई पार्टिकल अपनी पोजीशन को चेंज करता है टाइम के साथ along a straight line, एक सीधी रेखा में, तो इस मोशन को हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। और ऐसे मोशन के दौरान पार्टिकल का पोजीशन क्या होगा, एक सर्टेन टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, उसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये सब चीजें डिस्क्राइब करने के लिए हम कुछ इक्वेशन का यूज करते हैं जिन्हें हम इक्वेशंस ऑफ मोशंस कहते हैं। तो अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं रेक्टिलिनियर मोशन में इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में ही बात करते हैं। तो इसके लिए मान लेते हैं एक पार्टिकल है, लेट ए पार्टिकल ऑफ मास m, जिसका मास क्या है, m है। टाइम t=0 पर इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी वो थी u। कुछ देर के बाद टाइम चेंज होके मान लीजिए स्मॉल t हो गया, कैपिटल T से टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्मॉल t टाइम के बाद इसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो गई वो हो गई v, चेंज हो। इस दौरान अगर वेलोसिटी चेंज होगा तो एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा। तो इसका जो एक्सेलरेशन होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए। याद रखिए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। अच्छा, स्टार्टिंग में जब टाइम t था उस समय उसने जो डिस्टेंस कवर किया था वो था 0, और t टाइम के बाद इसका जो डिस्टेंस था वो हो गया, सपोज कर लीजिए s। डिस्टेंस को भी x से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, ये हो गया s। ये बातें ध्यान से समझिएगा। टाइम t=0 पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u और इसके द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस 0 था। t टाइम के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई v और इसने डिस्टेंस कितना कवर किया, s, और इस दौरान इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट था और वो किसके इक्वल था, a के इक्वल था। तो अब इतने डाटा से
हम लोग तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को देखिए किस तरह से डिराइव कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग इनको डिराइव करने के लिए इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, इसलिए इसको हम कैलकुलस मेथड भी कह सकते हैं। तो पहला इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ध्यान दीजिए, फर्स्ट इक्वेशन एक्सेलरेशन से हम लोग प्रोड्यूस करेंगे, एक्सेलरेशन से हम लोग डिराइव करेंगे। तो फ्रॉम द डिफिनीशन ऑफ एक्सेलरेशन, फ्रॉम definition of acceleration, a is equal to क्या होता है, rate of change of velocity is called acceleration, या dv is equal to a dt हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग both sides within proper limits। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे, वेलोसिटी, वेलोसिटी का प्रॉपर लिमिट क्या होगा भाई, वेलोसिटी किस तरह से चेंज हुई है वही आपको लिख देना है। तो देखिए इन द बिगिनिंग वेलोसिटी वाज u, इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल हो गया v, तो u to v dv। यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और आप जानते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट वैल्यू का नहीं होता है, उसको बाहर कर देंगे और t के रेस्पेक्ट में करना है। ये हो जाएगा 0, टाइम का जो लिमिट है 0 से t, देखिए इन द बिगिनिंग टाइम वाज 0 और बाद में हो गया t dt। अब यहाँ पे आगे कोई भी वेरिएबल नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं, और v के रेस्पेक्ट में अगर 1 का इंटीग्रेशन करें तो आप जानते हैं वो आएगा v, और लिमिट को हम यहाँ लिख देते हैं। और इसी तरह से टाइम के रेस्पेक्ट में अगर हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है तो 1 मान सकते हैं, तो 1 का हो जाएगा t और लिमिट हो जाएगा 0 to t। अब v की जगह पर अपर लिमिट की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा v, माइनस लगाएंगे और v के जगह पर लोअर लिमिट की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है u, तो v माइनस यू इज इक्वल टू a। इसी तरह यहाँ पे भी पुट कर दे रहे हैं, तो अपर लिमिट t की जगह पर t ही रखेंगे, माइनस लोअर लिमिट 0, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं v माइनस यू इक्वल टू at, या v इज इक्वल टू u प्लस at। यही है फर्स्ट इक्वेशन, क्लियर। अब ये जो इक्वेशन है इसका यूज करना समझ लीजिए। अगर इसमें आपको फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और टाइम दिया है तो एक्सेलरेशन पता कर सकते हैं, या यदि आपको एक्सेलरेशन, टाइम और इनिशियल वेलोसिटी दिया है तो फाइनल वेलोसिटी किसी भी बॉडी का निकाल सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम दिया है तो इनिशियल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो इसका यूज जान लीजिए किस केस में इसका यूज करेंगे। अब चलते हैं सेकेंड इक्वेशन के बारे में। देखिए सेकेंड इक्वेशन हम लोग वेलोसिटी से की डिफिनेशन से निकालते हैं। याद रखिए, याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप समझ लीजिए फर्स्ट इक्वेशन हम एक्सेलरेशन की डिफिनेशन से निकालेंगे, सेकेंड इक्वेशन वेलोसिटी की डिफिनेशन से निकालेंगे। तो हम जानते हैं वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या यहां से हम लोग लिख सकते हैं इसको ds इज इक्वल टू v dt। अब ये जो v की वैल्यू है हम लोग पुट कर सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन से, ये इक्वेशन 1 बना दिया हमने, ये वैल्यू पुट कर दीजिए v के जगह पर, तो हो जाएगा ds इज इक्वल टू u प्लस at और dt, dt का अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा ds इज इक्वल टू u dt प्लस at dt। फिर से वही चीज कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विदिन प्रॉपर लिमिट। तो चलिए प्रॉपर लिमिट्स के अंदर में इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। डिस्प्लेसमेंट, इसका जो लिमिट है आपने देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 0 to s ds। यहाँ पे ध्यान दीजिए dt यानी टाइम के रेस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना है, तो टाइम को छोड़कर बाकी जितनी भी क्वांटिटी है वो कांस्टेंट की तरह यूज होंगी, या उनको बाहर कर देंगे, इनका इंटीग्रेशन होगा नहीं, तो इसको u को बाहर कर देते हैं और टाइम का लिमिट हम लोग लगा देते हैं जो कि है 0 to, देखिए यहाँ पे 0 से t, इस तरह से टाइम चेंज हुआ है,
dt प्लस a, यहाँ पे t के रेस्पेक्ट में करना है तो a को बाहर कर देंगे, t dt और लिमिट 0 to t। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, 1 का s के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा s, लिमिट 0 to s, u बाहर, यहाँ पे भी 1 मान सकते हैं तो t के रेस्पेक्ट में 1 का t ही आएगा, 0 to t प्लस 1। ये देखिए यहाँ पे t है तो x पे पावर n का डिफरेंस इंटीग्रेशन आपने पढ़ा हुआ है, x पे पावर n dx इक्वल टू क्या होता था, तो x पे पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यानी जो पावर है उसमें एक ऐड करिए और उसी से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे पावर कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, तो 1 में एक ऐड करेंगे तो 2 और उसी से डिवाइड कर दिया बाई 2 और लिमिट 0 to t। अब पुट कर देते हैं s के जगह पर, वो अपर लिमिट रख देते हैं s, माइनस लगाएंगे फिर लोअर लिमिट 0, u अपर लिमिट t माइनस 0 प्लस a अपर लिमिट t स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं s, इधर मल्टीप्लाई करिए ut प्लस ये तो 0 ही हो गया, प्लस a का मल्टीप्लाई करिए हाफ at स्क्वायर, ये तो 0 ही हो गया, दिया गया s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जो कि आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन है। ये इक्वेशन सेकंड हो गया, इसे हम सेकंड इक्वेशन कहेंगे। क्लियर है? अब हम बात करते हैं थर्ड इक्वेशन पर। थर्ड इक्वेशन को या जितने भी इक्वेशंस हैं आप कैलकुलस मेथड से भी डिराइव कर सकते हैं, या इसका एक और मेथड भी है, अल्टरनेटिव मेथड भी है इसका। तो देखिए थर्ड इक्वेशन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगर अल्टरनेटिव मेथड से इसको डिराइव करना है तो सिंपली पहला वाला जो इक्वेशन है, इक्वेशन 1, उसको आप स्क्वायर कर दीजिए, आपको मिल जाएगा थर्ड इक्वेशन। देखिए पहला इक्वेशन था फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, v इक्वल टू u प्लस एटी, इसका स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये हो जाएगा v स्क्वायर, तो ये हो जाएगा u प्लस एटी का होल स्क्वायर, v स्क्वायर, ये a प्लस b से तोड़ दीजिए तो ये a स्क्वायर, इसे अगर a प्लस b के होल स्क्वायर से सॉल्व करें तो ये हो जाएगा u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2uat, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सिंपल फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है बेसिक मैथ्स में। तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोग 2a कॉमन कर ले रहे हैं, यहाँ पे देखिए हो जाएगा 1/2 a, एक बचेगा t स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा ut, और ut प्लस हाफ at स्क्वायर को s बोल सकते हैं, ये हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2a। देखिए इक्वेशन सेकंड में हमने ut प्लस हाफ at स्क्वायर को बोला था क्या, s, तो 2as, ये हो गया थर्ड इक्वेशन, इक्वेशन थर्ड। सो दीज आर इक्वेशंस ऑफ मोशन, इनकी हेल्प से हम किसी भी बॉडी का पोजीशन, उसका डिस्प्लेसमेंट, टाइम, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सब कैलकुलेट कर सकते हैं। अब किस इक्वेशन का किस प्लेस पे यूज करना है ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, कि आपको सिचुएशन कैसी दी गई है। ओके, सो इसमें हमने जो इक्वेशंस पढ़ा है, इक्वेशन 1, 2 एंड 3, इसे हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब यही इक्वेशन अगर बॉडी फ्री फॉल कर रहा है, ग्रेविटी के अंडर में मोशन कर रहा है, तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे फ्री फॉल का मतलब अगर कोई बॉडी को सिंपली अर्थ से कुछ हाइट पर ड्रॉप करें बिना कोई फोर्स लगाए हुए, तो वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से नीचे की ओर मूव करता है, इसे हम बोलते हैं फ्री फॉल। और फ्री फॉल के टाइम पर जो एक्सेलरेशन है उसे हम बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जो डिस्टेंस कवर कर रहा था वो हो जाएगा हाइट। तब इन्हीं इक्वेशन को में हम a के जगह पर g और s के प्लेस पर h रिप्लेस करके इक्वेशन बन जाएगा। ये पहला इक्वेशन हो जाएगा v इक्वल टू u प्लस gt, एक को g से रिप्लेस कर दिया। दूसरा हो जाएगा h इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, और थर्ड हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2g
h। ओके, तो ये हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन कब इस्तेमाल करेंगे? जब कोई बॉडी फ्री फॉल डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर रहा है। अगर यही फ्री फॉल अपवर्ड डायरेक्शन में हो, जैसे अगर हम कोई बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकें ऊपर की ओर, तब यहाँ पे जो g होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जाने पे बॉडी की जो वेलोसिटी होगी वो डिक्रीज होगी, यानी उसमें एक्सेलरेशन ना होकर रिटार्डेशन हो जाएगा, तब ये नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। तो g के जगह पर हम लोग रख देंगे, तो g के प्लेस पे रख देंगे -g और s के प्लेस पे h ही रहेगा। सो ये अपवर्ड मोशन के लिए है, अपवर्ड डायरेक्शन के लिए है फ्री फॉल में। तो अब ये इक्वेशन हो जाएंगे v इज इक्वल टू u माइनस जी टी, h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। ओके, फर्स्ट सेकेंड थर्ड इक्वेशन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ओके, तो किस इक्वेशन का किस तरह से यूज करना है समझ में आ गया। अगर बॉडी ग्राउंड पर सिंपली मोशन कर रही है तो ये इक्वेशंस हैं। इनमें भी याद रखिए, अगर एक्सेलरेशन है यानी अगर बॉडी की स्पीड या वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तब उसे एक्सेलरेशन कहते हैं, और रिटार्डेशन यानी डिक्रीज करे, जैसे कोई कार ड्राइवर जब ब्रेक लगाता है तो उसकी स्पीड डिक्रीज होती है, या कोई भी बॉडी पर जब ब्रेक लगाया जाता है, किसी भी व्हीकल में जब ब्रेक लगाया जाता है तो उसकी स्पीड डिक्रीज होती है। स्पीड डिक्रीज होगी या वेलोसिटी डिक्रीज होगी तब उसमें रिटार्डेशन हो जाएगा। यहाँ पे एक जगह पर -a लिख देंगे। यदि कोई बॉडी फ्री फॉल कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो इक्वेशन ऑफ मोशन इस तरह से हो जाएंगे, और अगर अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रही है, रेक्टिलिनियर मोशन कर रही है, तब ये इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएंगे। अब इस पर एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसको समझते हैं कि किस तरह से इन फॉर्मूलाज को यूज किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं अब इस पर एक एग्जाम्पल, रेक्टिलिनियर इक्वेशन ऑफ मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे। एक इक्वेशन है, ए पार्टिकल स्टार्ट्स विद इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड अलोंग ए पॉजिटिव डायरेक्शन। जो गिवन है उनको हम लोग नोट कर दे रहे हैं। क्या दिया गया है? इनिशियल वेलोसिटी, जिसको u से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो है 2 मीटर पर सेकेंड, एंड मूव्स विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन दे रखा है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए, एक बॉडी है जो कि इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग 2 मीटर पर सेकेंड से पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही है, और एंड मूव्स विद कांस्टेंट, जो कि एक स्थिर या कांस्टेंट त्वरण से, जो कि 0.5 मीटर पर सेकेंड, उससे चल रही है। ठीक है, फाइंड, आपको पता क्या करना है? पहला नंबर है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन फर्स्ट 2 सेकेंड। पहले 2 सेकेंड के बाद वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी आपको बताना है। यानी कि आपसे पूछ रहा है, पहला जो क्वेश्चन है उसमें डिस्टेंस पूछा जा रहा है। एस विल बी व्हाट, कितने टाइम के बाद? 2 सेकेंड के बाद। ध्यान दीजिए, अब डिस्टेंस निकालने के लिए आपके पास 2 फॉर्मूले थे। पहला था s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और दूसरा था v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ध्यान दीजिए, पहला फॉर्मूला, ये जो सेकेंड इक्वेशन हमने पढ़ा था, ये कब यूज करेंगे? जब आपको u यानी इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन पता हो। और दूसरा कब यूज करेंगे? जब इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस पता हो। अब आपको देखिए क्या क्या पता है, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम पता है, यानी कि हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? सेकेंड। सो फ्रॉम s is equal to ut plus half at square, we can find out the distance. u given है 2 मीटर पर सेकेंड, टाइम दे रखा है 2 सेकेंड का, प्लस 1/2, 0.5 is the acceleration and time is 2 seconds, so 2 का square, so it will be 4 plus 2 का square 4 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा तो बचेगा 2, 2 5 10, यानी कि 1 हो गया, 1.0 यानी 1 ही होगा। So here acceleration is, sorry, the distance is 5
मीटर। सो दिस इज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी। अब हम सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं, जिसमें पूछा गया है हाउ मच टाइम टेकन टू रीच द वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड। अब एक्सेलरेशन बिकॉज है, और एक्सेलरेशन आप जानते हैं क्या होता है एक्सेलरेशन, एक सेकेंड में जितनी वेलोसिटी इंक्रीज होती है उसी को एक्सेलरेशन कहते हैं। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन कितने का है, 0.5 मीटर, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी जो वेलोसिटी है वो एक सेकेंड में 0.5 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज हो जाएगी। यानी अभी इनिशियल वेलोसिटी अगर 2 मीटर पर सेकेंड है तो एक सेकेंड के बाद क्या हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इतना 0.5 इंक्रीज हो गया। फिर अगले सेकेंड के बाद क्या हो जाएगा, तो 0.5 और इंक्रीज कर दीजिए, ये हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। फिर थर्ड सेकेंड के बाद क्या हो जाएगा, फोर्थ सेकेंड के बाद क्या हो जाएगा। इस तरह से हम पता कर सकते हैं, ऐसे भी ओरली भी समझ सकते हैं, या इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है एक्सेलरेशन पता करने का। देखिए एक्सेलरेशन इसमें आता है, इसमें भी आता है, और जो पहला है v = u + at, इसमें भी एक्सेलरेशन आता है। तो हम तीनों इक्वेशन में कौन सा यूज करें, तो देखिए आपको ये दे रखा है क्या दूसरे क्वेश्चन के लिए कि 6 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी कितने समय के बाद होगी, ये आपको बताना है। तो यानी कि v भी दे रखा है, u इनिशियल वेलोसिटी हमें पहले ही दे रखा था, टाइम हमसे पूछ रहा है और एक्सेलरेशन हमें पता है, तो पहले ही से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो v = u + at, इसको अप्लाई करिए। v क्या देखा है 6 मीटर पर सेकेंड, u 2 मीटर पर सेकेंड, a 0.5 इंटू t, या इसको इधर लाते हैं 6 - 2 = 0.5 t, या t = हो जाएगा 4/0.5, इसको सॉल्व कर देंगे तो ये 40/5 8 सेकेंड्स। इट मीन्स 8 सेकेंड के बाद जो वेलोसिटी होगी 2 मीटर से बढ़ के हो जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड। ओके, ऐसे भी आप ओरली भी देख सकते हैं, एक सेकेंड में अगर 0.5 हो रही है तो 2 से वेलोसिटी 6 होने में यानी 4 के लिए हो जाएगा 8। अब हम चलते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ, जिसमें पूछा गया है क्या, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन रीचिंग द वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड। हाँ, अब अगर मान लीजिए बॉडी चल रही है, अभी वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकेंड, अब ये कुछ टाइम के बाद, कितने टाइम के बाद, 8 सेकेंड के बाद, कांस्टेंट एक्सेलरेशन 0.5 से चलने पर 8 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी होगी इतनी। इस दौरान ये डिस्टेंस कितना कवर करेगा, तो सी पार्ट वही है। तो एस आपको निकालना है, तो एस निकालने के लिए आपको u पता है, v दे रखा है, एक्सेलरेशन पता है, आपको निकालना है क्या डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए आप s = u + at भी इस्तेमाल करते हो, और थर्ड v² = u² + 2as भी इस्तेमाल करते हो। तो आपको u और v दे रखा है, आपको ये पूछ रहा है कि 6 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी होने में कितना टाइम लगेगा, यानी कि आप थर्ड इक्वेशन यूज करोगे, v² = u² + 2as। यहाँ से डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट करेंगे। v दे रखा है 6, तो 6 का स्क्वायर, u 2 का स्क्वायर, 2 × a 0.5 × s, ये 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4 + 2 5 10, 1 हो गया × s। इसको इधर ला देते हैं, 36 - 4 = s, या s = आ गया 32 और यूनिट मीटर। तो इस तरह से इस दौरान ये जो डिस्टेंस कवर करेगा 32 मीटर करेगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं और इसको और अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन इज, ए बॉल इज थ्रोन अप एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल गिवन g = 10 मीटर पर सेकेंड। सो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। सो सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है इसका u, जो है 5 मीटर पर सेकेंड, g की वैल्यू दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर किसी बॉल को
आप अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक रहे हो किसी भी वेलोसिटी से, तो मैक्सिमम हाइट पर इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इट विल बिकम 0। ओके, अब हमें निकालना क्या है? मैक्सिमम हाइट। सो एट मैक्सिमम हाइट फाइनल वेलोसिटी v विल इक्वल टू 0। मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब हमें हाइट निकालना है तो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर। अपवर्ड डायरेक्शन में बिकॉज जैसे जैसे ऑब्जेक्ट जाएगा उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे रिटार्डेशन होगा, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ से h निकालना है तो इसको इधर ला देते हैं, 2gh इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, और h इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2g। वैल्यू पुट कर देते हैं। u की वैल्यू दे रखा है इसने 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस 5 मीटर पर सेकेंड, v 0 है, 2g की वैल्यू 10, सो इट इज़ 25/20 और 12 1.25 मीटर। सो मैक्सिमम हाइट इस स्पीड से जो बॉडी कवर करेगी वो होगी 1.25 मीटर। ओके, आज के लिए बस इतना ही। इसका सेकेंड पार्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इट मीन्स सर्कुलर मोशन के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों और अन्य विद्यार्थियों के साथ शेयर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।